हेलो एवरीवन, सभी का नमस्कार एक नई वीडियो में। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 किया था। जिसने नहीं देखा है वो जाके देखो, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं। आपने वो नहीं समझा तो ये भी आपको इतने अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। तो जाओ चैप्टर नंबर 2 देखो, फिर ये चैप्टर देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 इंटरनेशनल बैंकिंग। चलो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो देखो होता क्या है। द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एलो करती है। देखो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर हिंदी में बताऊँगी आपको। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एलोज इंडियन सिटीजन टू ट्रांसफर मनी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड आउटवर्ड रेमिटेंस। देखो इसमें बताया गया है जो आरबीआई है वो एलो करती है इंडियन सिटीजन को ट्रांसफ़र करेंगे मनी थ्रू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करना मनी को, वो क्या कहलाती है? आउटवर्ड रेमिटेंस कहलाती है। आउटवर्ड रेमिटेंस कैन बी डन थ्रू बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। इन चीज़ों के द्वारा आउटवर्ड रेमिटेंस या मतलब बोल सकते हो आप जो ट्रांसफ़र है मनी की वो कर सकते हो। ये सारे क्या कहलाएंगे? ये आउटवर्ड रेमिटेंस कहलाएंगे। और ये किसके थ्रू की जाती है? बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू और डिजिटली भी की जा सकती है। द आरबीआई ऑफ इंडिया एलोज अप टू कितने डॉलर? $2,50,000, ठीक है। $2,50,000 फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से हम इतने ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलो फैक्टर देखते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए ट्रांसफ़र करते टाइम। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में ये 48 to 72 घंटे लेता है, ठीक है। फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र इट शुड टेक 48 to 72 आवर्स। द करंट एक्सचेंज रेट के थ्रू भी और ओवरहेड चार्जेस इफ़ एनी, ठीक है। और ओवरहेड चार्ज भी लगा सकता है इन पे अगर कोई हो तो। करंट एक्सचेंज रेट्स जो रेट होती है उसके हिसाब से रेट लगेगी, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसफ़र, किस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनको? बैंक ड्राफ्ट, कैशियर चेक और इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र थ्रू स्विफ्ट कोड ऑफ द रिसिप्टेंस बैंक। ऑनलाइन वायर ट्रांसफ़र। देखो मैं इनको अपने नोट से बताती हूँ, एक सेकेंड रुको। देखो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा, इसमें कुछ अलग लिखा होगा तो वो देख लेंगे। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म सेम है सारा का सारा, ये भी हमारा सेम है। अब देखते हैं भाई इनकी डेफिनेशन, उसमें नहीं लिखी थी, ठीक है। उसमें ये डिफ़ाइन नहीं किया था, यू कैन लुक, डिफ़ाइन नहीं किया था। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ इसकी भी। बैंक ट्रांसफ़र क्या होता है? मूविंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट यूजिंग वायर ट्रांसफ़र, ठीक है। तो एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र करना मनी को, वही बैंक ट्रांसफ़र होता है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज आपको पता है कैसे, ठीक है। जैसे कि आप पेटीएम यूज़ करते हो, फ़ोनपे यूज़ करते हो। कैश ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? सर्विसेज लाइक वेस्टर्न यूनियन है और मनी क्या लिखा है यहाँ पे? मनीग्राम एलो कैश ट्रांसफ़र बिटवीन लोकेशंस, ठीक है। मतलब कि एक तरीके की सर्विसेज है जो कि यहाँ पे की जाती है वेस्टर्न यूनियंस में। मोबाइल वैलेट जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये मैंने आपको करवा दिया है भाई लोन सिंडिकेशन वाला टॉपिक, ठीक है। आप जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें चैप्टर नंबर 3 का और जो थंबनेल है वो भी यही लगा होगा, लोन सिंडिकेशन, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है भाई। अब देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। देखो हमने ये पढ़ लिए, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र वाले। अब देखते हैं मनी मार्केट होती क्या है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पीछे भी थे ना, ठीक है। तो वो वीडियो जाके देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर ये वीडियो देखना, ओके। लेट्स स्टार्ट। मनी मार्केट होती क्या है? मनी मार्केट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट पे सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ है वो खरीदी जाती है और बेची जाती है। इट enables companies and banks to fund their cash flow needs by selling their various securities। इसमें बताया गया है ये enable करता है एक कंपनी को या बैंक को जो अपना फंड है और to fund their cash flow needs by selling their services various securities।
जो इसमें बताएगा जो कंपनी है और बैंक अपने कैश फ्लो को जितना भी उनको चाहिए, ठीक है, उसको वेरियस सिक्योरिटीज उनको सेल कर दे, ठीक है। इन्वेस्टर बाय दिस सिक्योरिटीज टू अर्न मनी बाय वे ऑफ डिविडेंड, जो इन्वेस्टर है वो खरीदते हैं इन सिक्योरिटीज़ को मनी अर्न करने के लिए। एक किस तरीके से खरीदते हैं, प्रो डिविडेंड के तरीके से खरीदते हैं। और इट मीट द शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इसमें बताया गया शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करती है भाई। और इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फंड, और एक फाइनेंशियल एक नेटवर्क है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डील करता है। शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक तरीके का नेटवर्क है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है। द मेन पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट कैन बी कमर्शियल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो इसके मेन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं कौन कौन, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट्स। जो मैच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर, और इसमें क्या होता है कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, और जो एक्टिविटी है वो नेटवर्क और या नेटवर्क और किससे भाई की जा सकती है, वो टेलीफोन के थ्रू की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें सिग्निफिकेंस बोल सकते हो आप, इम्पोर्टेंस बोल सकते हो इसकी। और मैं बता देती हूँ एक बार इसके कुछ थोड़े से ये फीचर्स कर लेना। ये एक्सपेंसिव होती है और हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड कैसे हैं, क्योंकि ये इसलिए कन्वर्ट की जा सकती है भाई कैश में। और लेस रिस्की होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और लेस रिटर्न में इस पर लेस मिलता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, जो ट्रेड है और जो इंडस्ट्रीज उनकी डेवलपमेंट होती है कैपिटल मार्केट की। और स्मूथ फंक्शनिंग होती है कमर्शियल बैंक्स की। हेल्प रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल अदर बैंक्स, और ये हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को भी। और इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के लिए भी फाइनेंस का सोर्स बन जाता है। अब देखते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। लेट्स सी, हम इनको नोट से पढ़ेंगे। देखो आप ये डायग्राम बनाया ना इसका, ठीक है। मनी मार्केट मैच्योरिटी कितनी होती है, लेस देन 1 ईयर। फिर इसमें ये चीज़ आती है, तो मतलब कि थोड़ा सा इसको खुला खुला कर लेना, डिज़ाइन में कर देना। ट्रेजरेबल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। जिसने भी एक वीडियो है भाई, जो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 तो वो IBO 1 का है, और चैप्टर नंबर 10 ये है IBO 6 का, ठीक है। ये दोनों चैप्टर थोड़े थोड़े सेम है, बस एक टॉपिक अलग है इनमें। मैंने वो वीडियो डाल दी है IBO 6 वाली इसमें, तो आप जाके देखो। वो है FDI और FPI के बारे में कुछ, ठीक है। तो जाके उस वीडियो को देखो, वो चैप्टर नंबर 10 है IBO 6 का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टी बिल्स होते क्या हैं, एक सेकंड भाई। देखो टी बिल्स, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसमें क्या बताया गया है, जो ये क्या, जो टी बिल्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और ये इशू किए जाते हैं RBI के द्वारा पर इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इन्हें हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मतलब कोई भी भाई इंटरेस्ट नहीं लगता, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी भाई कि जो इंटरेस्ट नहीं लगता तो फिर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे होता है इनको, ये मतलब वैसे ही सेल कर देते नहीं। देखो प्रॉफिट कैसे होता है इनको, इशू किए जाते हैं फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट की तरीके से, ठीक है। और ये हाईली लिक्विडिटी होते हैं, कैसे कि ये इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में। लो रिस्क होता है क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो भी कम है, तो लो रिस्क ही होगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो भी कम होता है, क्योंकि टाइम कम है। और मिनिमम अमाउंट कितनी कर सकते हैं हम इन्वेस्ट इसमें, 25,000, 25,000। अब इनको प्रॉफिट कैसे होता है वो देखो। ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पर और रिडीम किए जाते हैं पार पर। जो इसकी फेस वैल्यू थी वो मान लो भैया आप 1 लाख रुपए थी, ठीक है, 1 लाख। और जो इशू किए गए थे ये 98,000 पर, 98,000 में ये क्या कर दिए गए थे, इशू कर दिए गए थे। तो बचे कितने भाई, 2,000 का क्या हुआ इनको प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से इनको प्रॉफिट होता है, ये इन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है वो देखो। CP
कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म और अनसेक्योर्ड नेगोशिएशन प्रोमिसरी नोट। ठीक है, ये क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं। मिनिमम अमाउंट कितनी है? 5 लाख है। उसमें कितने थे भाई? मिनिमम अमाउंट 25,000 थे। ये सोल्ड किए जाते हैं डिस्काउंट पर, रिडीम किए जाते हैं पार पर। जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 से 6 महीने तक का होता है और ये इशू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा। ठीक है, क्रेडिट वर्थी कंपनीज के द्वारा, ताकि जो शॉर्ट टर्म फंड्स है वो रेज किए जा सकें। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट, और जो इनका मार्केट रेट से कम रेट पर दिए जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉल मनी। देखो जैसे ये मान लो जो मार्केट का रेट है वो है 10 रुपये और जो ये दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं? 8 रुपये में। ठीक है, तो इस तरीके से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट रेट, जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 10 रुपये चल रहा है इंटरेस्ट का और ये दे रहे हैं आपको 8 रुपये में। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ये और रिपेबल ऑन डिमांड हुज मैच्योरिटी, ये डिमांड पर रिपे किया जाता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। जो इसका पीरियड है वो वेरी करता रहता है, 1 से 15 दिन के लिए होते हैं। यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन मतलब कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। हाईली वोलेटाइल होता है। कैसे? जो इसका जो इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, डे टू डे, और मतलब कि हावर टू हावर भी चेंज होता रहता है। और ये यूज़ किए जाते हैं बैंक के CRR को, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये बैंक में यूज़ किए जाते हैं, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये। नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ये अनसिक्योर होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो बीरर फॉर्म में होते हैं। 91 डेज से 1 ईयर तक इनका टाइम पीरियड रहता है और ये इशू किए जाते हैं किनको? एक इंडिविजुअल को, कॉरपोरेशन को, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट सिक्योरिटी। जब बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है तब ये इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, वरना इनको नहीं, ये कमर्शियल बैंक्स को इशू किए जाते हैं जब भाई जो बैंक है, बैंक के पास क्या हो, मतलब कि कुछ वो होता है ना कि भाई बहुत घाटा दिखाई दे रहा, तो इनको भी इशू कर दिए जाते हैं, वरना ये कमर्शियल बैंक्स को ही इशू किए जाते हैं। ठीक है, और जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसी को ही ये मिलते हैं। ठीक है, मैंने पहले की वीडियो में बताया था ये आपको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है? कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है वो देखो। बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड बाय बिजनेस फर्म टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि यूज़ किया जाता है बिजनेस फर्म्स के द्वारा टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको लेने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सेल्फ लिक्विडिटी है ये, विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ फर्म। और इसमें देखो ये क्या बताया गया, जो बायर है एक्सेप्ट करता है बिल को तो वो कहलाता है ट्रेड बिल। अगर वो सेलर एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को तो वो कहलाता है कमर्शियल बिल। ओके, देखो ये कमर्शियल बिल है किस तरीके से, जैसे भी सेलर है, सेलर ने क्रेडिट पे गुड्स दे दिए, ठीक है, पर बायर ने अभी भी उसको पैसे नहीं दिए, तो उस टाइम पे कमर्शियल पेपर यूज़ किया जाता है कि देखो भाई आपने लिखा हुआ है और पर आपने पैसे नहीं दिए। ठीक है, मैं इतने पैसे आप मतलब कि इतने का सामान आपसे उधार लेके गया था पर आपने अभी तक पैसे नहीं लौटाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा कमर्शियल बिल। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। ये मैंने बता दिया आपको, आप जाके देखो भाई प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक इससे क्या है। इसमें है नेक्स्ट टॉपिक PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और इसके बाद क्या है, यील्ड कर्व है। लेट्स स्टार्ट। PLR या बोल सकते हैं हम इसे प्राइम लेंडिंग रेट is the interest rate charged by the commercial bank to the credit-worthy customers, especially large organizations. These rates include mortgage rates, small business loans, personal loans, etc. It is determined by the rate published by the Wall Street Journal daily. This rate is generally lower than the market rate. Each bank has its PLR. देखो इसमें क्या बताया गया है, वैसे कुछ नहीं है इसमें समझने का इतना, पर मैं आपको बता देती हूँ।
जो PLR है ये क्या होता है, स्पेशल कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेशल कस्टमर जैसे कि अमेजोन प्राइम है, ठीक है। ये जो भी इंटरेस्ट होता है चार्ज किया जाता है मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स पर। अब देखो PLR क्या है, जो बैंक टू बैंक डिफरेंट होते हैं भाई, ये जो रेट है वो बैंक टू बैंक डिफरेंट होते हैं, पर जो इनका एवरेज निकाल लिया जाता है। देखो जैसे कि भाई ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी और डी कंपनी, ठीक है। 4 कंपनी ले लेते हैं हम, और ए की रेट कितनी है, 12 है, बी की कितनी है, 20 मान लो, सी की कितनी है, 10 मान लो, और डी की मान लो भाई 15, ठीक है। तो अब इनका एवरेज निकाला जाएगा, जो भी इसका एवरेज आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा PLR, ठीक है। जो भी मेजर बैंक होते हैं उनके उसके हिसाब से हम PLR को सेट करते हैं। इसमें भी क्या बताया गया था, जो PLR है ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि चार्ज किया जाता है कमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स पर, ठीक है। स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पर चार्ज किया जाता है, और ये जो रेट है ये मॉर्टगेज रेट होता है, स्मॉल बिजनेस लोन्स होते हैं और पर्सनल लोन्स होते हैं एटसेट्रा, ठीक है। और ये डिटरमाइन किए जाते हैं रेट जो कि पब्लिश किए जाते हैं भाई वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा डेली, ठीक है। तो उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं ये। दिस रेट इज़ जनरली लोअर, और ये लोअर होते हैं मार्केट रेट, जो मार्केट का रेट चल रहा है उससे लोअर होते हैं। जो भी बैंक उनके एवरेज निकाला जाता है तो उससे तो कम ही आएंगे ना। तो ये था हमारा PLR। अब देखते हैं इनकी अप्रोचेस क्या हैं। अप्रोचेस देखो भाई, इनको इसमें डिफाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे इसको भी। द प्राइस ऑफ अ लोन, एक सेकेंड, द प्राइस ऑफ अ लोन इज डिटरमाइंड बाय इट्स ट्रू कॉस्ट ऑफ लोन। कॉस्ट ऑफ लोन इज इक्वल टू द रेट प्लस प्रॉफिट। द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ लोन आर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको दिख, ठीक है। देखो इसमें बताया गया जो प्राइस है लोन का वो डिटरमाइन किया जाता है उसकी ट्रू कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ लोन इक्वल होता है किसके, जो रेट है ना उसमें प्रॉफिट प्लस करके उसके इक्वल होता है। और जी के मेन कंपोनेंट क्या है, ट्रू कॉस्ट ऑफ लोन और इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी आती है, ये तीनों के तीनों इसके कंपोनेंट रहते हैं। अब देखते हैं इसकी अप्रोचेस कौन सी हैं। फिक्स्ड रेट मॉडल, वेरिएबल रेट मॉडल एंड प्राइम रेट मॉडल, लो रेट फॉर द गुड कस्टमर्स और रेट ऑफ जनरल कस्टमर्स। अब समझते हैं इनको ये होते क्या हैं। चलो भाई देखो, फिक्स्ड रेट मॉडल, फिक्स्ड रेट मॉडल कौन से होते हैं, इज फिक्स्ड रेट मॉडल इज अ लोन प्राइसिंग मेथड वेयर द इंटरेस्ट रेट रिमेन द सेम। जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहता है, वेयर द इंटरेस्ट रेट रिमेन द सेम फॉर द एंटायर लोन, ठीक है। मतलब ये सेम रहेगा, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड रेट मॉडल मतलब रेट फिक्स रहेगा, फिक्स्ड रेट टर्म इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट क्या था, मैं वेरिएबल वाला था। वेरिएबल रेट मॉडल का था क्या था, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चेंज ड्यू टू, क्यों चेंज होता है, ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, और जो रेट चेंज है ये मंथली और ईयरली चेंज होता रहता है। नेक्स्ट था इसमें जनरल कस्टमर्स के बारे में। द रेट ऑफ जनरल कस्टमर रेट टू रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट ऑफर टू टिपिकल और एवरेज कस्टमर रेदर देन। जो PLR था वही इसमें बताया गया है, ठीक है। उनकी एवरेज निकाल ली जाती है, और फिर ये हायर होता है देन द बेस्ट अवेलेबल रेट्स, लोअर देन द रेट्स जो कि हाई रिस्क कस्टमर्स के द्वारा जज किया गया है उससे, ठीक है। द प्राइम रेट मॉडल, द रेट ऑफ जनरल कस्टमर, जो जनरल कस्टमर होते हैं भाई उनके हिसाब से बताया गया है, हायर होता है, जो बेस्ट अवेलेबल रेट्स है ना उनसे हायर होता है, तो मतलब जो बेस्ट कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये। नेक्स्ट वन इज PLR। PLR में क्या है, जो प्राइम रेट है, मार्जिन है और रिस्क है, सभी का सभी ऐड करके तो ये जज किया जाता है। इज अ लोन परचेजिंग वेयर द इंटरेस्ट रेट इज बेस्ड ऑन द लेंडर्स प्राइम रेट और ऑफर बाय द बेस्ट कस्टमर। जो ये बेस्ट कस्टमर्स हैं इनके द्वारा ऑफर किया गया वो वाला है ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से जज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज यील्ड एंड इम्पोर्टेंस। यील्ड वाला देखो मैं आपको बताती हूँ भाई,
यील्ड कर्व में क्या होता है, यील्ड कर्व होता क्या है, ठीक है। पहले हम यील्ड कर्व समझेंगे, फिर हम इसको पहले यील्ड समझेंगे, फिर यील्ड कर्व समझेंगे। देखो यील्ड क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मिलने वाला फ़ायदा वो कहलाता है यील्ड, ठीक है। अब भाई फ़ायदा किस तरीके से, देखो हमने 100 रुपये लगाए, उस पर हमने कितने मिले, 115 रुपये मिल गए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 15 का यील्ड होगा, 15 का फ़ायदा होगा, पर ऐसे नहीं निकलता यील्ड देखो कैसे निकलता है। जो फेस वैल्यू है वो दी गई है 1000 रुपये, 1000, मार्केट प्राइस है उसका 950, तो 50 रुपये का तो फ़ायदा हमें यहीं हो गया, ठीक है। अब देखो जो कूपन रेट है वो 6% है, तो यहाँ पर भी तो हमें फ़ायदा होगा ना, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि उसको 50 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो 6% इसका फ़ायदा होगा, और मैच्योरिटी पीरियड कितना, 1 साल, भाई ये 2 साल होगा तो डबल फ़ायदा हो जाएगा, ओके। देखो अब इसमें जो फेस वैल्यू है वो कितनी थी, 1000 थी, और उसमें 6% था, तो 6% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 1000 में से हम 950 को माइनस करेंगे तो 50 का ये प्रॉफिट हो गया, और 50 का वो हो गया, 50 का ये और 60 का वो, ठीक है। तो कितने, 110 का प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसको परसेंटेज में बोले तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो जो हमारा हमने दिए कितने थे उसको, 950 रुपये दिए थे, ठीक है। उस पर हमने फ़ायदा कितने का हुआ, 110 का, तो फिर हम इसको काट के निकाल लेंगे तो 11.58% इसका आंसर होगा। तो ये होगा हमारा यील्ड। वैसे हमें दिखने में क्या लग रहा है भाई, 6% को उसको प्रॉफिट हुआ, पर नहीं, उसको रियलिटी में कितना प्रॉफिट हुआ, 11.58%, ओके। अब देखते हैं यील्ड कर्व क्या होता है। ये ईयर लिखे हुए हैं यहाँ पे 1, 5 एंड 10, और ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है। एक ईयर में उसको 5% इंटरेस्ट मिलता है, 5 ईयर में उसको 10% इंटरेस्ट मिलता है, और 10 ईयर में उसको 14% इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लोगे इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पे वाई एक्सिस पर दिया गया है यील्ड, ठीक है, और जो ये है हमारा, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया हमारा मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो ये ऊपर लगा हमारा इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से हम एक ईयर में कितने परसेंट, 5%, 5 में कितना, इतना 10%, और 10 में कितना, 14%। तो इसको इस तरीके से कर देंगे हम। और जो यील्ड कर्व है वो हमेशा इंक्रीजिंग वे में बनता है, तो ये होता है हमारा यील्ड कर्व। अब देखते हैं भाई यील्ड कर्व के बारे में। The yield curve is a graphical representation of the interest rate on the debt for range of maturity. It shows the yield as, एक सेकेंड रुको भाई। The yield curve is a graphical representation of interest rates, graphical representation interest rate की on debt for range of maturity. It shows the yield on an investor is expecting to earn if he lends his money for a given period of a time. The graph display a bond's yield on the vertical axis and the time on the maturity across horizontal axis. The curve may take different shapes at different points in the economic cycle, but it is typically upward sloping. It summarizes the relationship between the time of maturity of the debt and the interest rate associated with the term. ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा क्या है इसमें। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इंटरेस्ट रेट दिखाया जाता है इसमें, इतने मैच्योरिटी पीरियड पे आपको इतना इंटरेस्ट मिला है। और ये है वो जो मैंने बताया था आपको, जो वर्टिकली है उसमें ईयर लिखे होते, वो इंटरेस्ट लिखा होता है, जो हॉरिजेंटली है उसमें ईयर लिखे हुए होते हैं। पर ये इकोनॉमिकली थोड़ा चेंज भी हो सकता है, वैसे जो जनरली देखे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो ये था भाई यील्ड कर्व। अब देखते हैं जो फैक्टर इफेक्टिंग है, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इंटरेस्ट रेट होगा। तो भाई आपको पता है नॉर्मली ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कि यील्ड कर्व को। देखो कैसे, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो देखो क्या होता है, ये इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा भाई, एक सेकेंड, अब ठीक है। Inflation. Interest bank tends to respond to rise in expected inflation with an increase in interest rate. A rise in inflation leads to decrease in purchasing power and
therefore investor accept an increase in the short term interest rate। देखो इसमें क्या बताया गया, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो जो बायर होते हैं या मतलब कि जो लैंड करते हैं वो क्या करते थे, परचेसिंग पावर उनकी कम हो जाती है और वो पैसा मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मतलब कि अगर वो कुछ सामान नहीं खरीदेंगे तो जो इकोनॉमी है वो उसका जो फ्लो है, कैश फ्लो, वो नहीं हो पाएगा, तो उससे भी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज जो इंटरेस्ट रेट है, इफ द सेंट्रल बैंक रेजेस द इंटरेस्ट रेट, अगर वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देती है, द इंक्रीज विल बी रिजल्ट इन हाई डिमांड फॉर द ट्रेजरी। तो अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा कर देती है तो वो फिर कोई उसे लोन भी नहीं लेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फोरकास्ट करता है इंटरेस्ट रेट को और फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरी। और नेक्स्ट वन इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन मैच्योरिटी एंड द यील्ड। इसमें क्या बताया गया, इंपॉर्टेंस बतानी हमें यील्ड कर्व की। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ यील्ड कर्व, प्रिडिक्ट्स फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, और ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर इंटरेस्ट रेट को कैसे, हेल्प अस गैस व्हाट रेट विल बी टुमारो, ठीक है। मतलब क्या रेट होने वाला है हमें पता लग जाता ना, ठीक है। आज के रेट को देख के हम अगले रेट को निकाल सकते हैं। गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और ये गाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हेल्प इन्वेस्टर चूज वे हाउ टू पुट देयर मनी, कहाँ पे अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस करता है बोरोइंग कॉस्ट को, कि जो हमने उधार लेना है वो किस तरीके से। अफेक्ट हाउ मच इट्स कॉस्ट टू बोरो मनी, कि मतलब क्या कॉस्ट रहेगी अगर हम खरीदते हैं तो। इंडिकेट्स इकोनॉमिक हेल्थ को भी बताता है। हेल्प करता है मैनेज रिस्क को मैनेज करने में, सपोर्ट करता है इकोनॉमिक रिसर्च को, ठीक है। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा जैसे कि कैसे सपोर्ट करेगा कि ये इकोनॉमिक रिसर्च को, जैसे कि वेदर फोरकास्ट, इन्वेस्टमेंट मैप, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वेदर फोरकास्ट में फ्यूचर में मतलब कि क्या इंटरेस्ट रहने वाली है, तो ये वो वेदर वाली नहीं, ओके। इन्वेस्टमेंट मैप क्या रहने वाला है उसके बारे में बताएगा, शो करेगा हमें हेल्थ कैसी है इकोनॉमिक की। अब देखते हैं जो फैक्टर इफेक्ट करते थे भाई इसको, मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक है डिसीजन, सेंट्रल बैंक डिसीजन ऑन इंटरेस्ट रेट एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब कि ईजी कर देता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को किसी से सेट करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये रेट को बताता है। मतलब कि जो ये रेट हैं भाई ये भी इफेक्ट करती हैं किसको, यील्ड कर्व को। इन्फ्लेशन करता है कैसे, मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन टैक्सेशन, मतलब टैक्स लेगी तो उससे भी हमारी जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो गई, और जो हमारा यील्ड कर्व है वो जो ऊपर जा रहा था वो भी नीचे आता दिखाई देगा हमें। करेंसी फ्लक्चुएशन, अगर करेंसी में कुछ भी चेंज होता है, फ्लक्चुएशन होती है तो उससे भी क्या होगा, जो यील्ड कर्व है वो चेंज होगा। तो ये था हमारा टॉपिक। आगे देखते हैं इसमें क्या है। रिस्क प्रीमियम, तो भाई कुछ भी रिस्क होता है, मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स आते हैं जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल, तो इससे क्या होते हैं भाई, यील्ड कर्व इफेक्ट होता है। तो ये आज का था हमारा टॉपिक, और हमने जो चैप्टर नंबर 4 है वो कर लिया है। आप जाके देखो, वीडियो मैंने डाल रखी है, बीओपी और बीओटी इनके बारे में डिफरेंस था। ओके गाइस, गो एंड चेक एंड सी द वीडियोज, लाइक द वीडियोज and subscribe the channel. Okay, watch the video, like the video and share the videos and subscribe the channel. Thank you guys for watching this video.